हेलो स्टूडेंट्स, रमेश कवरिया साइंस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पूरे की वीडियो के क्रम में मानव श्वसन तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्वसन की परिभाषा और श्वसन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, श्वसन की बात करें तो आपको पता है कि हम जो भी भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उसका पाचन होता है। पाचन से पाचक रस बनता है। वो पाचक रस हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। उसके ऑक्सीकरण से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। साथ में जो ऑक्सीजन, जो वायु के साथ हम जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। उस दौरान वायु की ऑक्सीजन जो हमने श्वसन क्रिया में ली है और जो पचित भोजन का जो रस है, वो ऑक्सीजन दोनों की क्रिया होती है और ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न। वास्तव में श्वसन हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का एक प्रक्रम। श्वसन हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का एक प्रक्रम है। तो सजीवों में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा व कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। कोशिकाओं में भी श्वसन की क्रिया होती है। एक कोशिकीय जीव है, वो भी श्वसन क्रिया करते हैं। उनमें श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। अब बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र की। इससे पहले भी मैंने आपको जो पाचन तंत्र पढ़ाया था या सीखा था, उसमें मैंने आपको बताया था तंत्र की परिभाषा। अंगों का ऐसा समूह जो सम्मिलित रूप से एक निश्चित कार्य करता है। अंगों का ऐसा समूह जो सम्मिलित रूप से एक निश्चित कार्य करता है, उसे तंत्र कहते हैं। अगर पाचन तंत्र की परिभाषा देनी है तो अंगों का ऐसा समूह जो सम्मिलित रूप से पाचन का कार्य करता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। और अगर श्वसन तंत्र की परिभाषा देनी है तो अंगों का ऐसा समूह जो सम्मिलित रूप से श्वसन का कार्य करता है, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। मानव श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अंग है या मानव श्वसन तंत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन पेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो बाहर से आभास होने वाले अंग है या दिखाई देने वाले अंग है, उनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे नासिका है, हमारी नाक है, ये अपने को बाहर से स्पष्ट दिखाई दे रही है। मुख है, अपने को बाहर से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ग्रसनी है, ग्रसनी अंदर की तरफ है। ये देखिए, ये अपने श्वास नली है। श्वास नली के जो आगे का पार्ट है, ये कंठ, ये जो मैं बता रहा हूं मेरा, ये जो कंठ है, उसके ऊपर का जो पार्ट है, ये ग्रसनी के अंतर्गत आता है। ये नाक के आगे से शुरू होती है। इसलिए ग्रसनी के 3 पार्ट है: नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नाक के जस्ट पास वाली जो पार्ट है वो नासा ग्रसनी है, मुख के अंदर मुख ग्रसनी है और कंठ से ठीक पहले कंठ ग्रसनी है। ग्रसनी की आकृति मैंने आपको पहले भी बताई है। उसमें अपने पाचन तंत्र में कीप के समान है। जैसा कीप होता है उसके समान है। ऊपर से चौड़ी है, नीचे की ओर पतले है। फिर है स्वर यंत्र। इसके बाद ये जो पार्ट है, ये कंठ वाला जो पार्ट है, ये स्वर यंत्र के अंतर्गत आता है। ये
ये 9 प्रकार की उपास्थियों का बना हुआ होता है। इसके ऊपर एक पल्ला होता है जो भोजन करते समय स्वर यंत्र को ढक देता है, और जब श्वास लेते हैं तो वो पल्ला ग्रसनी का जो भोजन नली वाला भाग है, ग्रसनी के आगे भोजन नली वाला भाग है, उसको ढक देता है। कहने का तात्पर्य है ये जो घाटी ढक्कन है या जो पल्ला है, ये भोजन करते समय भोजन को श्वास नली में जो जाने से रोकता है, और जब हम श्वास लेते हैं तो वायु को भोजन नली में जाने से रोकता है। बात करते हैं निचला श्वसन तंत्र, उनके बारे में विस्तार से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। निचला श्वसन तंत्र में श्वास नली है, ये जो कंठ है, कंठ के ठीक नीचे जो पार्ट है, ये छाती में भी जाता है, वक्ष गुहा में थोड़ा, वो श्वास नली है। श्वास नली आगे जाकर अगर अपन देखें, ये श्वास नली, ये आगे जाकर वक्ष गुहा में 2 भागों में बढ़ता है। इसको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। सॉरी, ये श्वास नली है, ये जो नीचे है इसको बोलते हैं श्वसन। उनके वाई आकार का स्ट्रक्चर बनाती है। फेफड़े संख्या में 2 है। दाईं ओर वाले फेफड़े को दायां फेफड़ा कहते हैं, और बाईं ओर वाले फेफड़े को बायां फेफड़ा कहते हैं। दाईं ओर वाला फेफड़ा जो है वो अपने 3 पालियों में बटा रहता है। मनुष्य में दाईं ओर वाला फेफड़ा लंबा है और 3 पालियों में बटा रहता है। बाईं ओर वाला फेफड़ा 2 पालियों में बटा रहता है। देखिए, इसको याद करने का अपने पास एक तरीका है। अगर आप देखें, दाएं को राइट बोलते हैं और बाएं को लेफ्ट बोलते हैं। अब आपको पता है कि जो राइट में जो है अपने एक तरह से वर्ण, हिंदी में वर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं। लेटर्स की संख्या 5, और लेफ्ट है उसमें लेटर्स की संख्या 4 है। तो इसका जो हाफ है 2.5 होगा। इसको पूर्णांक करेंगे तो 1 बनेगा, इसका 2 बनेगा। तो दाएं फेफड़े 3 पालियों में बटा रहता है और बायां फेफड़ा 2 पालियों में बटा रहता है। फिर अपने श्वसन मांसपेशियां है। आपको पता है जब हम श्वास लेते हैं अंदर की तरफ फेफड़े फूलते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। देखिए कैसे डायफ्राम या मध्यपट जो है इसमें मदद करता है। कैसे करता है, अपने छोटे से चित्र से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही बनाऊंगा, देखें कुछ इस तरह से। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मित्रों, स्टूडेंट्स, ये जो फेफड़ा है इस स्थिति में आपके सिकुड़ी हुई अवस्था में इसमें से हवा बाहर निकलती है, और ये जो मांसपेशी है ये फैली हुई अवस्था में है, शिथिल अवस्था में। अब देखिए, ये जो है अगर मैं इसको सीधा कर दूं, इसको क्या कर दूं, सीधा कर दूं, तो लंबाई तो ये यहां तक की रहेगी।
इसलिए इसका मान कम होगा बकाया बजाय इसके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब डायफ्राम की पेश या शिथिल होती है तो फेफड़ों से वायु बाहर होती है, और डायफ्राम की पेश या संकुचित होती है तो फेफड़ों में वायु अंतर की तरफ आती है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं के बारे में। नासिका, हमारे नाक में 2 छिद्र होते हैं जिन्हें नासा छिद्र। नासा छिद्र आगे की ओर नासा गुहा में खुलते हैं। इनके बीच एक पट होता है, पतली हड्डी होती है जिसको नासा पट या नासिका पट कहते हैं। इनमें बाल पाए जाते हैं, श्लेष्मा पाए जाते हैं, या रोम पाए जाते हैं, श्लेष्मा पाई जाती है। रोम, जब हम श्वास अंदर की तरफ लेते हैं या नाक से वायु अंदर की तरफ लेते हैं तो धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते, छन्ने का कार्य। और जो श्लेष्मा है वो वायु के साथ आए सूक्ष्म जीवों को रोकने का काम करता है। ये 2 मुख्य कार्य हैं। अब आगे बात करते हैं सूक्ष्म जीव है या पोलेंस वगैरह आ गए, ठीक है, उनको भी ये रोकने का कार्य। मुख्य विपरीत परिस्थितियों में किसी कारण से नाक में रुकावट आ जाती है या हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, दौड़ लगाते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो कई बार अपन दौड़ते समय मुंह खुल जाता है। तो कारण क्या है कि हम जितनी ऑक्सीजन काम ले रहे हैं उतनी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए नाक के साथ साथ मुख से भी सांस लेते हैं। परंतु मुख से सांस लेना किसी भी प्रकार उचित नहीं है, क्योंकि मुख द्वारा ली गई सांस में सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, पोलेंस हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, क्योंकि उसमें रोग और श्लेष्मा के द्वारा रोकने का जो कार्य है वो नहीं हो पाता। ग्रसनी 3 पार्ट्स है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। आपको मैंने बताई, नासा ग्रसनी नाक की जहाँ खत्म होती है वहीं से शुरू होती है, मुख ग्रसनी मुख में है और कंठ ग्रसनी कंठ के ठीक ऊपर तक फैली है। आकार आपको बताइए कीट के समान है। अब स्वर यंत्र की बात करते हैं। स्वर यंत्र 9 प्रकार की उपास्थियों का बना हुआ है। इसके ऊपर घाटी ढक्कन पाया जाता है जो श्वसन के समय भोजन को श्वास नली में जाने से और भोजन के समय श्वास नली को मतलब भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, एक ढक्कन की तरह कार्य करता है। अब आ जाते हैं श्वास नली। स्वर यंत्र श्वास नली के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए। जब श्वास नली में वायु नहीं होती है उस समय ये छल्ले श्वास नली की दीवारों को आपस में चिपकने से रोकते हैं। श्वास नली आगे वक्ष गुहा में प्रवेश करती है, अर्थात अपनी जो पसलियों की गुहा बनी हुई है उसमें प्रवेश करती है और स्टर्नम के नीचे 2 भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं। ये उल्टे वाई आकार में होती है जैसा चित्र में दिखाया गया है। श्वसनी आगे चलकर पुनः छोटी छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिकाएं पुनः नलियों में विभाजित होती है, जिन्हें
मतलब श्वसनिका कहते हैं, श्वसनिका में वापस 3 पार्ट है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। मतलब श्वसनी जब विभाजित होगी तो पहले प्रकार बनने वाली जो है नली है वो है प्राथमिक श्वसनिका। फिर प्राथमिक श्वसनिका पुनः छोटी छोटी नलियों बनेगी तो द्वितीयक श्वसनिका, और द्वितीयक श्वसनिकाएं और छोटी छोटी नलियों में बटेगी तो तृतीयक श्वसनिकाएं कहते हैं। फिर लास्ट में उनका सीमांत आ जाता है, सीमांत अर्थात अंतिम छोर, सीमा का अंत। और उसके आगे श्वसनी के आगे गुब्बारे के समान रचनाओं द्वारा जुड़ी हुई होती है, जो रुधिर केशिकाओं के जाल के द्वारा गिरा रहता है। उसको बोलते हैं वायु कोश, या इंग्लिश में बोलते हैं एलियोली। फिर आ जाते हैं फेफड़े। फेफड़े संख्या में 2 है, गुलाबी रंग के हैं, एक आवरण द्वारा घिरे हुए हैं जिन्हें फुफ्फुस आवरण कहते हैं। के कहाँ है? के वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में कहाँ है? के अपने डायफ्राम के ऊपर। कहाँ है? डायफ्राम के ऊपर। अब ये जो श्वसनीय है यह हो गया 2 है संख्या में, राइट लेफ्ट है। राइट वाला है 3 पालियों का बना हुआ है, लेफ्ट वाला 2 पालियों का बना हुआ है। पुरुषों के फेफड़े महिलाओं की फेफड़ों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आवरण है जिसको फुफ्फुस आवरण बोलते हैं। फेफड़ों के नीचे की तरफ एक पट पाया जाता है जो डायफ्राम या मध्य पट कहलाता है। डायफ्राम के संकुचन और शिथिलन के द्वारा ये श्वसन क्रिया संपन्न होती है। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनेंगे और श्वसन क्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। मनुष्य में श्वसन क्रिया कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्म के बारे में बात मैं करना चाह रहा था कि जो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बनने वाली जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आज हम इतना ही करेंगे, कल आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। सभी वीडियो को देखें और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए और इससे अच्छे वीडियो बना सके। धन्यवाद। धन्यवाद।